हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी सेंटर में। दोस्तों, यहाँ से चैप्टर 4 की हम लोग शुरुआत करेंगे। चैप्टर 3 में पारिस्थितिकी तंत्र की बहुत सारी चीज़ें, इससे संबंधित बहुत सी चीज़ें हमने चैप्टर 3 में पढ़ा रखी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो जा करके उसको प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। यहाँ से इस चैप्टर में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या होते हैं। इसके अलावा इकोटोन, इकोक्लाइन, एज इफेक्ट और सेरे के बारे में भी हम लोग इसमें विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हालांकि इन टॉपिक्स में से बहुत सी चीज़ों को हमने चैप्टर 3 में बता रखा है, फिर भी यहाँ पर हम इसको और डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम बात करेंगे इकोक्लाइन की। इकोक्लाइन देखिए क्या होता है। जैसे कि हमने आपको बता रखा था कि जब दो बायोम अलग अलग होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई जीवों का वास स्थान यहाँ पर है। जीवों का, अगर जीवों की बात कर रहे हैं तो उसमें वनस्पतियों को भी कह रहे हैं। तो अगर वनस्पतियाँ एक यहाँ पर हैं और एक यहाँ पर है, अब मान के चलिए कि जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है कि ये जंगल है, फॉरेस्ट है, और ये छोटा छोटा ग्रासलैंड है ना, छोटी घासें हैं, ग्रासलैंड है। तो जंगल, कोई भी फॉरेस्ट या ग्रासलैंड, ये अचानक से ही अलग नहीं हो जाता। बीच बीच में कोई ना कोई क्या होता है कि संक्रमण लेयर होता है। इनका संक्रमण जोन होता है जिसमें घास भी पाया जाता है और जंगल की चीज़ें भी पाई जाती हैं। जंगल में रहने वाले जंतु भी यहाँ पाए जाएंगे और इस ग्रासलैंड में रहने वाले जंतु भी या जीव भी यहाँ पर पाए जाएंगे। तो ये जो संक्रमणकालीन एरिया होगा, ये जो संक्रमण क्षेत्र होगा, इसको बोलते हैं इकोटोन। ठीक है, समझिए। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई रेगिस्तान है और यहाँ पर कोई जंगल है। तो रेगिस्तान और जंगल ये अचानक से अलग नहीं हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म होते होते रेगिस्तान खत्म होगा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ घासें स्टार्ट होंगी, उसके बाद फिर जो है कि बड़े बड़े जंगल पेड़ स्टार्ट होंगे। तो ये जो बीच वाला जो एरिया होगा, ये इलाका जो होगा बीच वाला, ये पूरा जो इलाका होगा, ये ट्रांजिशनल जोन हो जाएगा। ये इलाका जो है कि संक्रमणकालीन क्षेत्र हो जाएगा। इसलिए इस संक्रमणकालीन जोन को हम बोलते हैं इकोटोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो संक्रमणकालीन इलाका हो जाएगा, इसको हम इकोटोन बोलते हैं। अब बात यहाँ करते हैं इकोक्लाइन की। इकोक्लाइन क्या होता है, देखिए। जब, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऐसे समझिए कि ये डेजर्ट यहाँ खत्म हुआ, यहाँ पर घासें विकसित होनी शुरू हुई। तो धीरे धीरे घासों के आकार में बढ़ोतरी होगा, या जो भी यहाँ पेड़ पाए जाएंगे, पेड़ों के आकार में बढ़ोतरी होगा। तो धीरे धीरे ये विस्तृत होता हुआ चला जाएगा। इसके बाद इधर आकर के जंगल हमें मिलेगा, फॉरेस्ट मिलेगा। ठीक ना। तो an ecocline is a gradual changes from one ecosystem to another without a clear boundary between the two, है ना। ये ग्रेजुअल चेंज है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि ये प्रवणता है। ये प्रवणता है, इसको हम पारिस्थितिकी प्रवणता के नाम से भी जानते हैं। ठीक ना। तो जब इकोटोन किसको बोलते हैं, बीच का जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है उसको हम इकोटोन बोलते हैं। लेकिन इकोक्लाइन क्या है, प्रवणता है। प्रवणता का मतलब कि एक ढाल है, जिसे अगर हम एक रेखा के माध्यम से दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि लार्ज स्केल ग्रेडियंट दिखाया गया है, जो शार्प चेंज को बतला रहा है ना। समझिए हमने क्या कहा कि एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम से जब अलग होता है तो बीच में कुछ चीजें ऐसे आ जाती हैं और अचानक से चेंज नहीं हो जाएगा। उसकी एक प्रवणता होगी, वो धीरे धीरे, है ना, धीरे 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 वो क्या करेगा, फैलना चालू करेगा। तो इसको अगर हम एक रेखा के माध्यम से ऐसे अगर हम दर्शाते हैं तो इसको हम इकोक्लाइन के नाम से जानते हैं। इकोक्लाइन क्या है, पारिस्थितिकी प्रवणता है, या आप कह लीजिए रेखा के सहारे दर्शाई जाने वाली ढाल है, जो इकोटोन को ही बताती है। इकोटोन क्या है, संक्रमणकालीन क्षेत्र इकोटोन है। इकोटोन किस तरीके से विकसित होता चला जाता है, उसी को इकोक्लाइन बताता है, इकोक्लाइन रेखा बताती है। ठीक है। तो इकोक्लाइन क्या है, पारिस्थितिकी प्रवणता है, जो एक इकोसिस्टम को दूसरे सिस्टम से अलग करते हुए दिखाते हैं। इसके अलावा इकोटोन को और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। एन इकोटोन इज अ ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, ये पूरा जो है कि जंगल दे रखा है और ये डेजर्ट दे रखा है। तो जंगल और डेजर्ट ये अचानक से अलग नहीं हो गए। आप अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं कि ये जो इलाका है, और यहाँ पर अगर हम एक लाइन खींचें, ये जो इलाका है, ठीक है, ये इलाका और ये वाला इलाका, इसमें हम देखते हैं कि डेजर्ट भी है और जंगल भी है। दोनों चीज़ें इस इलाके में हमें दिखाई देती हैं। जबकि आप इधर देख लीजिए या फिर इधर देख लीजिए, है ना, इधर क्या है, डेजर्ट है, और इधर क्या है, फॉरेस्ट है। तो ना इधर हमें डेजर्ट दिखाई दे रहा है और ना इधर हमें फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो इलाका है, इस इलाके में हमें डेजर्ट और फॉरेस्ट दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं।
तो इसी इलाके को, ये जो क्षेत्र होता है, ये जो जोन होता है, इसी को बोलते हैं इकोटोन बोलते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम एज इफेक्ट की बात करेंगे। देखिए, चेंजेस इन पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स दैट अकर एट द बाउंड्री ऑफ टू और मोर हैबिटेट्स। देखिए, एक ही हैबिटेट ये हो गया और एक हैबिटेट ये हो गया, इसकी चीजें इधर आ रही हैं और इसकी चीजें इधर आ रही हैं। यानी कि जब दो अलग अलग हैबिटेट, या तो हम बोल दें कि दो अलग अलग इकोसिस्टम जब अलग होते हैं तो इनके बीच में कोई कॉमन इकोसिस्टम जनरेट होता है। देखिए, अब जैसे अगर हम इसको वन बोले और इसको टू बोले, तो वन की चीजें भी इसमें आ रही हैं और टू की चीजें भी इसमें आ रही हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि कुछ अलग स्पेसीज, कुछ अलग जातियां भी, या कुछ अलग पौधे जनरेट हो जाते हैं। और ये पौधे, ये स्पीसीज, ये जीव जंतु ना तो टू में होते हैं और ना ही वन में होते हैं। मतलब कि इकोसिस्टम वन के जीव जंतु या वनस्पतियां इसमें हो सकती हैं, इकोसिस्टम टू के जीव जंतु या वनस्पतियां इसमें हो सकती हैं, लेकिन इसमें जो वनस्पतियां और जीव जंतु होते हैं वो अलग होते हैं। इसमें के ना तो टू में होते हैं और इसमें के ना तो वन में होते हैं। मतलब कुछ अलग प्रकार का ही जनरेट हो जाता है इसमें। ठीक ना? इसी को बोलते हैं एज इफेक्ट बोलते हैं। और जिस प्रकार की प्रजातियों का जन्म होता है, उस प्रकार की प्रजातियों को अगर हम यहाँ पर लिखें तो एज स्पीसीज के नाम से भी हम एज स्पीसीज के नाम से जानते हैं। ठीक है? एज स्पीसीज इनको बोला जाता है। ये क्या है? पॉपुलेशन है या कम्युनिटी स्ट्रक्चर दैट अकर ऑन द बाउंड्री ऑफ टू और मोर हैबिटेट्स। पॉपुलेशन मीन की संख्या में या फिर कम्युनिटी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, बिल्कुल, है ना? और ये किस में डेवलप होता है? ये डेवलप होता है इकोटोन में। तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पर समझ लीजिए कि वन के ये लोग थे और टू के ये लोग थे, तो वन और टू दोनों के लोग इसमें आ रहे थे, लेकिन कुछ अलग दोनों के मिलने की वजह से कुछ अलग यहाँ पर जनरेट हो गया। जैसे देखिए, यहाँ पर ये ग्रीन ग्रीन दिया हुआ है ना? हमने बना रखा है ऐसे। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों दोनों मतलब ये जो ग्रीन वाले हैं ना तो इसमें है और ना ही इसमें है, ये कुछ अलग ही डेवलप हो गए। तो इसी घटना को बोला जाता है एज इफेक्ट। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे सेरे की, जो हमारा अगला टॉपिक है। सेरे इज a sequence of development stages of an ecological community that starts from the pioneers to the climax stage। देखिए, सेरे क्या होता है? एक आदमी ये है, ये डेवलप किया और इसमें चेंज हो गया। ठीक है? लेकिन ये ऐसे डेवलप करके यहाँ से जा करके डायरेक्ट इसमें चेंज नहीं हो गया। इसके बीच में और भी लोग आए होंगे, इसकी पीढ़ियां आई होंगी। ठीक ना? तो ये जो पीढ़ियों में जो क्रमिक विकास होता है, इन क्रमिक विकास के बीच में जो लोग आते हैं उन्हीं स्टेज को बोलते हैं क्या? सेरे। सेरे इज ए सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट स्टेजेस। ये जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? सेरे बोलते हैं। क्रमिक अवस्था को सेरे बोला जाता है पारिस्थितिकी तंत्र में, जब कोई प्रजाति या कोई भी चीज एक से दूसरा जनरेट होती है। अब देखिए, जैसे इस डायग्राम में हमने दिखा रखा आपको कि यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे हैं, ठीक ना? यहाँ पर कुछ पौधे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ से धीरे धीरे डेवलप होकर के ऐसे हुए, फिर यहाँ से डेवलप होकर के ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, फिर वुडलैंड स्टेज में आ गए और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारे जंगल में चेंज हो गए। क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी कि क्लाइमेक्स यानी कि बिल्कुल जो हम कह लें चरम समुदाय हम जिसको बोलते हैं कि अब इसके बाद कुछ नहीं बनने वाला है, एकदम क्लाइमेक्स पर आ गया, एकदम अंत पे आ गया। शुरू कहाँ से हुआ था? रूट से, यहाँ से शुरू हुआ था, लेकिन ये बढ़ते 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 यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद चेंज नहीं होगा। तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया और ये जो है पॉइंट नंबर 2 हो गया। इसके बीच में जितने भी अवस्थाएं आई हैं, इन्हीं अवस्थाओं को बोला जाता है क्या? सेरे। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? हमारा टेलीग्राम चैनल @ज्योग्राफी जंक्शन आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप है जहाँ पर टॉपिक वाइज क्विज़ वगैरह होती रहती हैं, जो कि आपके ज्ञान के लिए मतलब अच्छी चीज़ है। और आप कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप वहाँ डायरेक्टली हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम।
इकोसिस्टम के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे, यानी कि इकोसिस्टम के अगर हम घटक की बात करेंगे, तो मुख्य रूप से इसके दो घटक होते हैं, एक है बायोटिक फैक्टर और दूसरा होता है अबायोटिक फैक्टर। इन दोनों फैक्टर्स को चलाने के लिए एक तीसरा भी होता है जिसको बोलते हैं एनर्जी फैक्टर। ठीक है, तो एनर्जी की चर्चा हम लोग यहाँ नहीं करने वाले हैं क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है, मतलब रोल तो बहुत है, जैसे कि इसमें और कोई चीज है ही नहीं, एकमात्र इसका सोर्स क्या है, सन। ठीक, तो इकोसिस्टम के मेनली दो ही घटक माने जाते हैं, बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर, यानी कि इसको हम बोलते हैं जैविक, क्योंकि मैंने चैप्टर 1 में ही आपको बता रखा है, और इसको बोलते हैं अजैविक। तो जैविक और अजैविक चीजें हो गई। सबसे पहले अजैविक को बता देता हूँ। अजैविक फैक्टर क्या होते हैं, ऐसे फैक्टर जो नॉन लिविंग है और एनवायरमेंट और इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। ऐसे अजैविक फैक्टर जो नॉन लिविंग है, यानी कि निर्जीव हैं, लेकिन निर्जीव होने के बावजूद भी हमारे पर्यावरण को और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं, जैसे कि मिट्टी हो गया, प्रकाश हो गया, चट्टान हो गई, ये सारी चीजें हो गई ऐसे ऐसे। अब हम बात करते हैं बायोटिक फैक्टर्स की। बायोटिक फैक्टर्स को मुख्य रूप से हम तीन भागों में बांटते हैं। ठीक है, जिसमें पहला है ऑटोट्रोप्स, यानी कि स्वपोषी। स्वपोषी में वे लोग आते हैं जो अपना जीवन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा संचालित करते अपना भोजन बनाते हैं और अपना जीवन उस तरीके से संचालित करते हैं। ठीक है, इसमें हरे पौधे होते हैं और कुछ बैक्टीरिया होते हैं, इसीलिए इनको ट्रॉफिक लेवल 1 में रखा गया, यानी कि पोषण स्तर 1 में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। इसके बाद आते हैं हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स में वे जंतु आते हैं जो या तो पौधों पर निर्भर होते हैं, या फिर किसी जीव जंतु पे या किसी जीव जंतु पर निर्भर होते हैं, उनको हेट्रोट्रोप्स बोलते हैं। अब हेट्रोट्रोप्स क्या है भाई, देखिए, पहला तो हो गया ऑटोट्रोप्स, स्वपोषी, यानी कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ट्रॉपिक लेवल 1 में आ गए। अब जो ट्रॉपिक लेवल 1 पर डिपेंड होते हैं या किसी दूसरे जंतुओं पर डिपेंड होते हैं, इनको बोलते हैं हेट्रोट्रोप्स। अब हेट्रोट्रोप्स आहार के आधार पर, है ना, जो ये खाते हैं, इनके खाने के आधार पर हेट्रोट्रोप्स को तीन भागों में बांटा गया है। वो तीन भाग कौन कौन से हैं, पहला है हर्बीवोरस, यानी कि शाकाहारी। शाकाहारी वे होते हैं जो सिर्फ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इनको ट्रॉफिक लेवल 2 में रखा जाता है, यानी कि पोषण स्तर 2 में रखा जाता है। दूसरे होते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी। ये क्या करते हैं कि हार्बीवोर्स पर डिपेंड होते हैं, यानी कि ये जो पौधों को खा रहे हैं जंतु, उन जंतुओं को ये खा करके जिंदा रहते हैं। तो इनको रखा गया है ट्रॉपिक लेवल 3 में, यानी कि पोषण स्तर 3 में, और इनको द्वितीयक उपभोक्ता भी कहा जाता है। एक तरीके से ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, आप नोट कर सकते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, और ये हो गए द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता, ये क्या थे, ये प्राथमिक उत्पादक थे, ये उपभोक्ता नहीं है, ये क्या है, प्राथमिक उत्पादक हैं। तो इनको आप नोट्स कर सकते हैं, ये प्राथमिक उत्पादक हैं। उसके बाद आते हैं हेट्रोट्रोप्स में तीसरे वाले, ओमनिवोरस, यानी कि सर्वाहारी। सर्वाहारी क्या करते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता, ये दोनों को ही अपना आहार बना लेते हैं, यानी कि ये इनको भी खाते हैं और ये इनको भी खाते हैं। कौन, ओमनिवोरस, प्राथमिक उपभोक्ताओं को भी खाते हैं और द्वितीयक उपभोक्ताओं को भी खाते हैं। और इसके अलावा ट्रॉफिक लेवल 1 से भी पोषण प्राप्त करते हैं। तो एकमात्र ऐसे जीव हैं सर्वाहारी, क्वेश्चन में भी ये कई बार आ चुका है, आता भी है, नोट कर लीजिएगा। एकमात्र ये जीवधारी ऐसे हैं जो तीनों ट्रॉफिक लेवल यानी कि पोषण स्तर 1, 2 और 3, तीनों से ही अपना भोजन ये प्राप्त करते हैं। कौन, सर्वाहारी, यानी कि ओमनिवोरस। इसके बाद हम बात करेंगे डिकम्पोजर्स की। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ऐसे जीव होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, मुख्यतः इसमें बैक्टीरिया और फंजाई दोनों आते हैं ना, बैक्टीरिया और कवक दो आते हैं। ये ऐसे होते हैं जो पौधे, जो भी पौधे या जो भी जंतु, पौधे या जंतु अगर मर जाते हैं
तो इनको ये क्या करते हैं, विघटित करते हैं या इनको अपघटित करते हैं, अपघटित करते हैं, ठीक ना, विघटित करते हैं या इनको अपघटित करते हैं और इनको जटिल से सरल बना देते हैं। जटिल से यानी कि मतलब कि इनको तोड़ मोड़ के खत्म करके मिट्टी बना देते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। और उनके ऊपर किसी विशेष प्रकार के एंजाइम या कोई चीज छोड़ सकते हैं, वो अलग मैटर है, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, पौधे या जंतुओं के मरने पर इनको विघटित करते हैं, इनको खत्म करते हैं, तो इनको डिकम्पोजर्स बोला जाता है। तो बायोटिक फैक्टर्स में ये 3 प्रकार के घटक आते हैं, स्वपोषित, परपोषित या हेट्रोटोप्स और डिकम्पोजर्स यानी कि वियोजक या अपघटक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर भी बायोटिक कंपोनेंट्स को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो डिवाइडेशन था, ये जो डिवाइडेशन था, ये तो बिल्कुल ही अलग था कार्य के आधार पर ना, फंक्शनल था ये, ठीक है। फंक्शनल यानी कि कार्यात्मक, कैसे ये लोग कार्य करते हैं, कैसे एक कार्यप्रणाली चल रही है इकोसिस्टम की, उसके आधार पर ये था तीनों प्रकार। अब जो प्रकार हम देख रहे हैं वो जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर है, ठीक ना, कि जो इतने भी बायोटिक कंपोनेंट्स मिलते हैं कि सुलभ वो किस प्रकार से हैं, उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है जी। उदाहरणों को, पहला है पैरासाइट्स, यानी कि इनको परजीवी कहते हैं, इनको परजीवी कहते हैं। अब परजीवी कौन होते हैं, परजीवी वो होते हैं जो सीधे सीधे हम कह लें कि दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। दूसरे आते हैं सैप्रोफाइट्स, यानी कि मृत जीवी, मृत जीवी आते हैं। अब मृत जीवी क्या होते हैं, ये ऐसे जीव होते हैं जो मृत पौधे और मृत जंतुओं पर डिपेंड होते हैं, किस पर, मृत घटकों पर निर्भर होते हैं, सीधे से लिख सकते हैं मृत घटकों पर निर्भर होते हैं ये, ठीक है, मृत घटकों पर निर्भर होते हैं, उनको सैप्रोफाइट्स या मृत जीवी कहते हैं, जैसे कि कवक और बैक्टीरिया हो गया। तीसरे टाइप में जो आते हैं वो होते हैं होलोजोइक, यानी कि प्राणी समभोजी, इनको हम लिख सकते हैं प्राणी समभोजी। प्राणी समभोजी क्या होते हैं, ये बड़े जंतु इसमें आते हैं और ऐसे जंतु हैं जो मुख के द्वारा अपना आहार ग्रहण करते हैं, ठीक ना, मुख द्वारा अपना आहार ग्रहण करते हैं। और सभी बड़े जंतु जितने भी हैं, सभी बड़े जंतु इस श्रेणी में आते हैं। इसी में हाथी भी आता है, इसी में मनुष्य भी आता है। तो जितने भी बड़े जंतु हैं वो प्राणी संभोगी हैं, होलोजोइक हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि वहाँ से ना हो पाए तो सीधे सीधे टेलीग्राम पर जाइएगा और वहाँ सर्च मेनू में @ज्योग्राफी जंक्शन सर्च करिएगा, हमारा चैनल निकल करके सामने आ जाएगा, जहाँ पर टॉपिक वाइज प्रतिदिन क्विज कराई जाती है। और अगर आपको कोई वहाँ पर डाउट है तो अपने डाउट भी आप वहाँ क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।